सुजाता का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो भले ही गरीब थी, फिर भी वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पर सुजाता को लोगों की मदद करते देख उसकी सास जानकी का मुंह बन जाता था। सुजाता, ये सुबह सुबह रोटियां किसे खिलाने ले जा रही है? माँ जी, वो सामने नीम के पेड़ के नीचे कल रात से एक बीमार बूढ़ी अम्मा भूखी बैठी हुई है। उनसे चला भी नहीं जा रहा, तो उन्हें 2 रोटी खिलाकर ये बुखार की गोली दे रही थी। रोटी और दवाई तो तू देकर आ जा, पर इन सब का तुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। हम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और कल भी गरीब ही रहेंगे। बल्कि तू ऐसे रोटियां बनाकर दूसरों को खिलाकर अपने घर में ही अनाज कम कर रही है। तू तो ऐसे करती है जैसे तू बहुत लखपति हो। ये तो वो कहावत हो गई, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। माँ जी, मैं व्यर्थ का दिखावा नहीं करती हूँ। मैंने रूखी सूखी रोटी बनाई है, वही अम्मा को दे रही हूँ। कोई पूड़ी पकवान नहीं बनाए। अक्सर इस सुजाता का मन अपनी सास के तानों के कारण बहुत खराब रहता था। सुजाता का पति मोहन गांव के सेठों के खेतों पर नौकरी करता था, जिसके उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मेहनत करके दिन भर में सेठ लोग उसे मुश्किल से 50 रुपए या फिर हद से हद 60-70 रुपए तक ही देते थे। महंगाई के जमाने में ये पैसे पूरे नहीं पड़ पाते थे। फिर भी सुजाता के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था, क्योंकि वो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी और सदैव अच्छे कर्म करती थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। एक दिन सुजाता अपने दोनों बच्चों ज्योति और मोनू के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी टमाटर से भरी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और टमाटर की भरी हुई गाड़ी पलट गई। उस समय सड़क पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी गाड़ी उलट गई। इतने टमाटर अकेला कैसे गाड़ी में वापस भरूं? घबराओ नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ज्योति, मोनू, चलो बच्चों, जल्दी जल्दी इनके टमाटर वापस गाड़ी में रखवा देते हैं। टमाटर सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए थे। सुजाता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी के सारे टमाटर बटोर कर जल्दी जल्दी गाड़ी में वापस भरवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने तो सारे टमाटर गाड़ी में वापस भरवा दिए। मैं तो अकेला इतना सब कर ही न पाता। मैं तो बहुत घबरा गया था। मुझे ये सारे टमाटर शहर की मंडी में लेकर जाने हैं। अगर एक भी टमाटर खराब हो जाता तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा होता। जीते रहो बेटी, सदा खुश रहो। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत खुशी है बाबा। अच्छा, हम चलते हैं, आप भी आराम से जाना। हाँ, रुको बिटिया, तुम्हारे पास ये थैला है ना? लाओ जरा थैला मुझे दो। सुजाता थैला बूढ़े आदमी को दे देती है। वो बूढ़ा आदमी थैले में टमाटर भरकर सुजाता को दे देता है। बेटी, ये टमाटर तुम्हारे लिए। पर बाबा, आपके टमाटर कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने टमाटर कम होंगे उतने पैसे मैं अपनी कमाई से कम करवा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है उसके बदले एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को उपहार में ये टमाटर है। ज्यादा नहीं तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना बेटी। धन्यवाद बाबा। सुजाता टमाटर से भरा थैला लेकर बच्चों के साथ घर आ जाती। अरे सुजाता, इतने सारे टमाटर ये तुम कहाँ से खरीद लाई? सुजाता इससे पहले कुछ बोलती दोनों बच्चों ने ही अपने पिता को सारी बात बता दी। पापा, सड़क पर एक बूढ़े बाबा के टमाटर गिर गए थे। हमने उनके टमाटर वापस गाड़ी में रखे तो उन्होंने ये बहुत सारे टमाटर माँ को दे दिए। हाँ, सड़क पर बहुत दूर दूर तक टमाटर बिखर गए थे। हमने सारे टमाटर बटोर कर उनकी गाड़ी में डाले। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा है, कुछ तो ढंग का काम करके आई, वरना दूसरों की मदद करके खाली हाथ ही लौटती है। सुजाता को पता था उसकी सास ऐसे ही बात करती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली।
उसी शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली हो। थोड़ा तेल और बेसन रखा है क्या? बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था आज रोटी रहने देते हैं, थोड़े पकौड़े ही बना लो। बेसन तो रखा है, थोड़ा तेल भी है, पर पकौड़े बनाऊं किसके? आलू प्याज तो घर में खत्म हो रहे हैं। या तो रहने ही देते हैं पकौड़े, कोई बात नहीं, जो रखा है वही बना ले। मोहन ने बहुत दिल से पकौड़े बोले थे। सुजाता सोचने लगी कि आखिर वो पकौड़े किसके बनाए। तभी उसकी नजर टमाटर से भरे थैले पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुजाता थैले में से कुछ टमाटर निकालती है, उन्हें गोल गोल काट कर मसालेदार बेसन के घोल में लपेटकर गरम गरम टमाटर के पकौड़े बनाने लगती है। सुजाता, तुम तो कह रही थी आलू प्याज खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े? ये टमाटर के पकौड़े हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे टमाटर के पकौड़े, अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सुजाता उस दिन सबको करारे करारे टमाटर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको टमाटर के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। रात को सोते सोते सुजाता के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो मोहन से बोली, सुनो, कल रात मेरे दिमाग में एक बात आई थी। हमारे गांव में सब जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू प्याज मिर्ची या फिर पनीर के होते हैं, पर टमाटर के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह खेत पर चले जाते हो, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं या फिर खेलते हैं, माँ जी भी मंदिर चली जाती हैं या फिर अपने काम करती हैं, और मैं भी घर के काम करने के बाद खाली रहती हूँ। अगर तुम मुझे हामी भरो तो क्यों ना मैं शाम के समय टमाटर के पकौड़े का ठेला लगा लूं? इससे तुम्हें मदद मिलेगी और घर में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, घर की बहू होकर अब बाजार में पकौड़े का ठेला लगाएगी। माँ जी, गाँव की सभी औरतें कुछ न कुछ काम करने के लिए जाती हैं, और फिर मैं तो ये अपना खुद का काम कर रही हूँ। शहर में आदमियों के साथ साथ औरतें भी काम करती हैं, तो गाँव में क्यों नहीं? ठीक है सुजाता, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी। सुजाता की सास का मुंह बन जाता है, पर उसका पति उसका साथ देता है और अपनी मेहनत और मोहन के सपोर्ट से वो गांव में टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाने लगती है। शुरू में गांव में सबने बहुत बातें बनाई, पर जब टमाटर के पकौड़े खाकर देखे तो सबकी बोलती बंद हो गई। ये तो मोहन की बीवी है ना, जिसने टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाया? हाँ, लगता है नया काम शुरू किया है। सबको काम करने की पड़ी है। देख तो सही पकौड़े कैसे बना रही है। देखें तो सही कि पकौड़े बना कैसे रही है। आओ जरा। अरे सुजाता भाभी, लगता है नया काम शुरू किया है? जरा एक दो पकौड़े खिलाकर दिखाना। सुजाता जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो बातें बनाते हैं, तो सुजाता ने भी समझदारी से काम लिया। भैया, पकौड़ों की प्लेट 20 रुपए की है, मैं इसे चखने को नहीं दे सकती, आपने खाने हैं तो पैसे दे दो। सुजाता जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो मुफ्त का खाने वाले हैं और उसको बिना पैसे दिए ही खाकर चलते बनेंगे, पर सुजाता ने उन्हें ढील नहीं दी और पैसों के बदले ही पकौड़े दिए। सुजाता टमाटर के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। ये बात सभी गांव वाले जानते थे। धीरे धीरे सुजाता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। सुजाता के पास आज जो भी था वो सब उसके अच्छे कर्मों का फल था जो उसे ईश्वर से प्राप्त हुआ था। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे, मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ, ठीक रहेगा, मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ।
राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियां और परेशानियां दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया, पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूंगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को ये काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी। फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ ना कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे।
रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था, वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी